राजनीति होना ही नहीं चाहिए। मंदिर तो आस्था का केंद्र है। कोई व्यक्ति उसको राजनीतिकरण करने का प्रयास करता है तो वो निंदनीय है, वो इतना निंदनीय है, उसका घोर निंदा करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मंदिर और राजनीति ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो जो हटाते हैं उनको भी अपनी नैतिकता का बोध होना चाहिए कि हम हटाएं तो क्यों हटाएं, यदि हटाएं और किसी को बनाते हैं तो उनसे क्या कराया जाए, इसका भी उनको बोध होना चाहिए। मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। नवीन सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लालगंज का पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हूँ। सर, आप लालगंज नगर परिषद की राजनीति में बहुत ही सक्रिय माने जाते थे और माने जाते हैं भी। आप ये बताइए कि आप नगर परिषद की राजनीति में कब कब और किस किस पद पे रहे हैं? हम लालगंज की महान जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शत शत नमन है कि उनके द्वारा हम 2 बार प्रतिनिधि चुने गए। एक 2007 में मैं पहली बार प्रतिनिधि बना। उस समय मैं 4.5 साल के करीब उपाध्यक्ष रहा और 6 महीना के करीब जो है कार्यकारी अध्यक्ष रहा। चेयरमैन की जब चुनाव होती थी, आप भी उसमें चेयरमैन बने हैं, ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? वैसे तो राजनीति में मैं 2002 से हूँ, जिस समय हम लोगों के लालगंज के सबसे श्रद्धेय व्यक्ति, सबसे खास करके हमारे तो आराध्य हैं, उनका नाम महंत राजेश्वरपुरी था, स्वर्गीय महंत राजेश्वरपुरी। उन्हीं के छत्र छाया में राजनीति में पदार्पण किए थे और उनके साथ उनके सानिध्य में रहने के बाद नगर पंचायत में जो चुनाव होता था उसमें बहुत सारी समस्या होता था, उसका निदान होता था। उससे हम वाकिफ हुए और 2007 में हम चुनाव लड़ने का साहस किए, जो कि हमारे समय के गुरु महंत राजेश्वरपुरी चेयरमैन होते थे। उन्हीं के छत्र छाया में हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी और समस्या बहुत आई उस समय भी, उसको टैकल किया गया। आगे भी बहुत समस्या आई है। आप अपने कार्यकाल में कौन ऐसा सा कार्य किए हैं जिसे जनता आपके चुनाव जीतने या हारने के बाद भी याद करे? देखिए, मैं सबसे पहले 2007 में जब मैं उपाध्यक्ष था तो हमें लगा कि मैं अपने पद के प्रति न्याय नहीं कर पाया, क्योंकि उपाध्यक्ष का पद था। उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष के नहीं रहने के बाद उनका सक्रियता देखा जा सकता है। जब तक अध्यक्ष है, क्योंकि और बिहार सरकार है या भारत सरकार है जहां डिप्टी का बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार, लेकिन हमारे यहाँ नगर निकाय में डिप्टी के पास कुछ नहीं है। डिप्टी के पास जैसे ही चेयरमैन नहीं है, उनके अनुपस्थिति में ही आप कुछ कर सकते हैं। जब तक वो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको लगा 2007 में कि हम अपने पद का साथ न्याय नहीं कर पाए, इसलिए 2012 में हम चुनाव नहीं लड़े। लेकिन पुनः जब 2017 में नगर निकाय का चुनाव हुआ तो हमारे एक जानने वाले लोग हैं, जब हम दुकान पे अपना होते थे, बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। उसी में एक व्यक्ति के कहने पे हम इस बारे में सोचना शुरू किए कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। उनका ये कथन था कि नवीन जी, हम बहुत दिन से लालगंज में घूम रहे हैं, बहुत जगह घूमे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि किसी के पास प्रतिदिन जो है कि 10, 20, 25, 50 आदमी जाके कहता हो कि नहीं आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे कहने के अनुसार, उनके कहने के अनुसार, वो व्यक्ति कहें कि हमारे कहने के अनुसार कि अवसर सबको नहीं मिलता है, ये अवसर है, आप लालगंज के लिए आप आइए और लालगंज के विकास में अपना योगदान करिए। उनके कहने पे मैं चुनाव लड़ा 2017 में और मैं अध्यक्ष भी बना। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ा समस्या होता क्या है कि 5 साल का कार्यकाल तो जरूर होता है। ये बोर्ड 2017 से 22 तक का था, लेकिन हम लोग अधिनियम में एक प्रणाली है कि 2 वर्ष के बाद अविश्वास लग सकता है। और हमारा दुर्भाग्य कहिए कि ठीक 24 महीने के बाद हमको हटा दिया गया। हम सबसे ज़्यादा इस बार जो फेस किए, आप अध्यक्ष बने, 6 महीना विभिन्न तरह का कागजी प्रक्रिया एवं सशक्त स्थायी समिति का शपथ दिलाना जो कैबिनेट होता है, इन चीज़ों को करते हुए, प्रथम बैठक करते हुए लगभग 6 महीना बीत जाता है और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल ही बचा हमारे पास जो हम कुछ कर पाए। उस 1 साल में हमने
लगभग 4800, 4300, 500 पहले का 4800 आवास पास करवाए। जो नगर निकाय में उसकी कॉपी भी पड़ी हुई है, उसमें कहीं से किसी पार्षद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें कंप्लीट अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग से इस कार्य को कराया गया है। और उसके बाद हमारे रीजन में लाइट आया, EESL कंपनी से हम ही करार किए थे। जो भारत सरकार की कंपनी है, जो नगर विकास से कांटेक्ट किया गया और वो लाइट हमारे रीजन में हुआ था। उसके बाद हमारे रीजन में डस्टबिन और यूरिनल का भी परचेजिंग हुआ था। हमारे रीजन में लालगंज में एक 4 करोड़ 31 लाख रुपए का एक योजना और एक 2 करोड़ 69 लाख रुपए का एक योजना। तो उस समय विभागीय मंत्री माननीय सुरेश शर्मा हुआ करते थे, सुरेश शर्मा जी हुआ करते थे। तो उनका कहना था कि आप एक योजना ले लीजिए, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आप दे दीजिएगा, मैं दूसरी राशि दे दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि 2018 से 4 करोड़ 31 लाख रुपए का हमको लगता है कि ब्याज सहित वो 5 करोड़ से ऊपर रुपया हो गया, लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। लालगंज नगर की चुनाव में बहुत सारे लोग बहुत वादे करते हैं, लेकिन आप नगर के विकास के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट वगैरह निकलवाए हैं जिससे नगर की विकास हो? देखिए, ब्लूप्रिंट तो इस बार सरकार के विशेष कृपा दृष्टि से नगर निकाय का चुनाव में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। वो एक मील का पत्थर साबित होगा कि जो भी बन के आएंगे वो 5 साल के लिए होंगे। उनको अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। मैं पीछे जो बोल रहा था उसमें मैं ये बता रहा था आपको कि 6 महीना तो कागजी प्रक्रिया में लग जाता है, 1 साल काम करिए और फिर 6 महीना के अंदर ही अविश्वास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के आपको 1 साल का ही समय मिलता है। उस 1 साल में जो हमने किया मैं आपको बताया। मैं आपको ये बताया कि मैं 4300 के करीब आवास पास करवाया, मैं एक 4 करोड़ 31 लाख रुपए का एक योजना लाया। दूसरी योजना की भी स्वीकृति हम करा चुके थे, लेकिन उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जाने के कारण वो पैसा नहीं है। मैं EESL कंपनी से लाइट का हम ही करार किए। लाइट हमारे रीजन में आया, लेकिन हम लगा नहीं पाए, हम अपदस्थ हो गए। आगे अगर आप सभापति बनते हैं तो आगे क्या विकास कीजिएगा नगर का? मेरा एक शुरू से ही ध्येय रहा है कि हम समाज का सेवा करें। और कोई भी व्यक्ति अपनी मौलिकता को याद रखता है, कोई व्यक्ति को इस बात का बोध रहता है कि हम समाज सेवा के लिए गए हैं और हमको वो करना है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और हम निश्चित रूप से इसी सोच के साथ हम राजनीति में आए हैं कि हमको समाज सेवा करना है, लोगों के लिए काम करना है। जहाँ तक रोड मैप की बात है, लालगंज का बहुत ज्वलंत मुद्दा है एक अतिक्रमण से शहर का सौंदर्यीकरण करने में एवं नाला का DPR बनाने में समस्या हो रहा है कि लोग अतिक्रमण कर रखे हैं। जब तक अतिक्रमण का सफाई नहीं होगा, यहाँ कोई भी रोड मैप बनाना मुश्किल होगा। आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं सर, आपका विरोधी पार्टी कहेंगे कि अतिक्रमण नहीं, गरीब को हटाने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि जो अतिक्रमण किए हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं या ठेला खुमचा लगाने वाले हैं, उनके लिए अस्थायी व्यवस्था का कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? हाँ, जिस समय हम लोग थे उसका ठेला वेंडर के लिए जो है कि एक जोन बनाने का उस समय प्रक्रिया शुरू हुआ था, लेकिन आज तक क्यों नहीं बना इसकी जानकारी हमारे पास पूरी नहीं है। उसको अस्थायी वेंडर के लिए एक वेंडर जोन बनाने का प्रस्ताव था, उस पर काम भी हुआ था। इस नगर गुजारने की बात कहाँ हो रही है? हमारे शहर के विकास में जो लोग सड़क को घेरे हुए हैं, उनको आप अपना सड़क छोड़ करके अपने जमीन में जाइए, यही कहा जा रहा है। दूसरा क्या कहा जा रहा है? हम क्यों किसी को गुजारने जाए? हमारा काम लोगों के भलाई के लिए, हमारा काम लोगों के आवाज के लिए, हमारा काम लोगों की सहूलियत के लिए। हमको किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। नगर परिषद में सभापति के उम्मीदवार बहुत सारे होंगे, उनमें से लोग आप ही को क्यों चुने? कुछ ऐसा खास चीज बताइए जिससे आपको चुना जाए। सबसे पहले तो मैं लालगंज में ही पैदा हुआ हूँ और हमारा एक सोच है कि हमको लालगंज में ही रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम तरक्की कर जाएंगे तो मैं पटना चला जाऊंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा। लेकिन मेरा एक सोच है कि मैं लालगंज में पैदा हुआ हूँ और मैं लालगंज में ही मरूं और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की अच्छाई के लिए जब तक हमसे जो भी बन पड़े मैं करूँ। मैं बहुत बड़ा सब्जबाग नहीं दिखा सकता हूँ,
मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कितना ताकत है। हमको जो सरकार संवैधानिक अधिकार दिया है उसी के अंतर्गत काम करना है। इसलिए हम बहुत बड़ा शब्दवाक तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाएंगे कि मैं आपके बीच का बेटा हूँ, आपका सेवक हूँ। हमको जब भी आप किसी चीज़ के लिए कहेंगे, मैं दौड़ा आपके पास आऊँगा और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। आप बिजनेसमैन हैं, आपकी बिजनेस भी अच्छी खासी लालगंज में है, फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहें? देखिए, मैं बिजनेसमैन बहुत बड़ा नहीं हूँ, हमारा छोटा सा कारोबार है, अभी बैठ के मैं काम करता हूँ। और मुख्यतः हम लोग किसान हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, किसान परिवार से है। हमारा घर जहाँ पे है, आज भी हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, हमको पूरी जानकारी है। इसलिए हम बिजनेसमैन कम और किसान ज़्यादा है। इसीलिए राजनीति में आए हैं? हाँ, राजनीति में आया हूँ। मैं समस्या देखता हूँ अपने गांव के लोगों का, बहुत सारा चीज़ है, मैं उनको निष्पादित करने का प्रयास करूँगा। लालगंज की कोई दो सबसे बड़ी समस्या बताएंगे जो जनता से जुड़ा हुआ हो? एक तो शहर का अतिक्रमण, मैं पहले भी बताया। उस अतिक्रमण को हटाने के बाद लालगंज के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार किया जा सकता है। और एक दूसरा हमारे यहाँ सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि लालगंज शहर के बीचों बीच एक बांध है जिसको तिरुप तटबंध बोलते हैं। उसके बनने से हमारे लालगंज के सबसे नगरीय रास्ते का लोगों का आना जाना सुगम होगा। आपके सभापति रहते हुए पोर्टेबल मूत्रालय एक आया था जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है। देखिए, ये बात 2017-18 की है और ये पूरी जांच की प्रक्रिया इस पर हो चुकी है और पूरे विधि के अनुसार ये काम हुआ है, नियमानुकूल काम हुआ है। वैसे भी निर्णय लेने का अधिकार हम लोगों को है बोर्ड में, और कार्यवाही करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी की होती है। कहाँ किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से टेंडर की प्रक्रिया की जाती है, ये पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी की होती है। हम लोग देख रेख करते हैं उसका। पोर्टेबल मूत्रालय आप लगवाए थे अपने कार्यकाल में, उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी किसकी थी? नगर परिषद की थी, निश्चित तौर पर नगर परिषद की थी। आज जो हर जगह टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कहीं भी एक पोर्टेबल सही ढंग से नहीं दिख रहा है, ये किसकी अनदेखी का शिकार हुआ है? कहीं न कहीं नगर पालिका उसके प्रबंधन में बेहतर कार्य नहीं कर सकी। एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि जो पहले चुनावी प्रक्रिया होती थी उसमें हर 2 से 2.5 साल पे अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाता था। इसका क्या मुख्य कारण होता था? मुख्य कारण राजनीतिक कारण होता था। जैसे यहाँ सपोज करिए कोई प्रतिनिधि बनता है आदमी, तो 25 से 30% वोट लेकर प्रतिनिधि बनता है। 70% पे 70% लोग उसके विरोध में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, 60% विपक्ष में होते हैं। ये सब उन्हीं लोगों का है काम जो विपक्ष में होते हैं, उनको सूट नहीं करता है। वो अपना राजनीति को जीवित करने के लिए ऐसा काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी राजनीति जीवित कैसे हो, यही एक रास्ता है कि हाँ इसको हटाओ उसको बिठाओ। लेकिन जो लोग बनाते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम बनाए हैं, जो लोग हटाते हैं, तो उनको भी अपने नैतिकता का पूरा बोध होना चाहिए कि हम किसी को हटाते हैं, किसी को बनाते हैं तो उनसे काम लिया जाए, काम कराया जाए। अब क्यों बनाते हैं, क्यों हटाते हैं, इस मुहिम में हम कभी नहीं रहे। हम खुद जब भी बने हैं हम बने हैं, इसके बाद मैं किसी भी मुहिम में मैं नहीं रहा। जनता के बीच अक्सर ऐसा चर्चा किया जाता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो उसमें पार्षदों की खरीद बिक्री की जाती है, ये कहाँ तक सच्चाई था? इस पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा का खरीद बिक्री किया जाता है। खरीद बिक्री का मतलब आपका पैसा ही होगा ना, पैसा से पार्षदों को खरीद लिया जाता था कि आप मेरे सपोर्ट में रहिए तो आप मेरे सपोर्ट में रहिए, ऐसा क्या चलता था? नहीं, ये मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कोई भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनता है तो 60% 70% वोट उनके विरोध में होता है। अब सोचिए कि जो लोग उनको वोट नहीं दिए हैं, क्या वो चाहेंगे कि हाँ कोई जिनको हम सपोर्ट नहीं किया वो कंटिन्यू करते रहे? तो जरूर उनको हटाने का षड्यंत्र करेंगे। ये तो षड्यंत्र का हिस्सा है या राजनीति का हिस्सा कही है। हम तो सब लोग जानता है, हमको लोग नॉन पॉलिटिशियन भी कहता है कि आप इतना स्पष्टवादिता की तरह क्यों बोलते हैं, इतना स्पष्टवादी क्यों हैं, थोड़ा मिला जुला क्यों नहीं चलते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में एक लक्ष्य निर्धारित रख कर रखे हैं कि हमको अच्छा करना है, सिर्फ अच्छा करना है, इसके बाद हमको कुछ नहीं जानते हैं।
लालगंज नगर परिषद में जनता एक चर्चा किया करती है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब चाहें जिसे चाहें सभापति बना सकते हैं या हटा सकते हैं, उनके पास इतना पावर है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? कोई नहीं है ऐसा। लोकतंत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र का दिशा बदले। लोकतंत्र है, हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ बहुमत का खेल है। मैं तीसरा बार रिपीट कर रहा हूँ कि 60-70% लोग जो प्रतिनिधि बनते हैं उनके विरोध में रहते हैं। वो लोग गोलबंद करते हैं, उनको हटाते हैं, बनवाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहा कि जो हटाते हैं उनको भी अपनी नैतिकता का बोध होना चाहिए कि हम हटाएं तो क्यों हटाएं, यदि हटाएं और किसी को बनाते हैं तो उनसे क्या कराया जाए, इसका भी उनको बोध होना चाहिए। नगर परिषद की राजनीति पे जातिवाद कहीं ना कहीं वोट बैंक का काम करेगा क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं 2007 में अपने गृह क्षेत्र वाले वार्ड से प्रतिनिधि बना। वहाँ ऐसा नहीं है कि हमारी आबादी जो है, हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ आबादी डोमिनेट करती थी। फिर 2012 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैं 2017 में चुनाव लड़ा। मैं वैसे जगह से चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 13 से, जहाँ मुस्लिम आबादी थी तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट, बढ़ई आबादी थी, बढ़ई जाति की आबादी थी तो वहाँ बढ़ई कैंडिडेट, सुनार जाति की आबादी थी तो सुनार कैंडिडेट। सर बहुत सारे वहाँ से प्रतिनिधि बने हैं। तो यहाँ लालगंज में हमको नहीं लगता है कि जातिवाद का कोई जरूरत है कि हाँ कोई आदमी जातिवाद के सहारे ही आगे बढ़ सकता है। फेमस होने के लिए बहुत सारे लोग मंदिर मस्जिद बहुत सारे धार्मिक स्थान बनवाते हैं, आप ऐसा कुछ किए हैं क्या कभी? देखिए, हम फेमस होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सुलभ रहें और लोग हमारे काम से जाने। मंदिर कोई बनता है और उसे राजनीति से जोड़ा जाए तो मंदिर से तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। मंदिर तो आस्था का केंद्र है। कोई व्यक्ति उसको राजनीतिकरण करने का प्रयास करता है तो वो निंदनीय है। वो इतना निंदनीय है, उसका घोर निंदा करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मंदिर और राजनीति में आप जनता को कैसे मदद किए, किस रूप में मदद किए? देखिए, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो हम चेयरमैन नहीं थे, लेकिन एक सुखद संयोग था कि उस समय जो हमारे नवनिर्मित जो है विधानसभा के सदस्य बने थे माननीय संजय कुमार सिंह जी, उनसे मेरा बेहतर कोऑर्डिनेशन था। मैं उनके सहारे जनता की भलाई के लिए जहां भी जिस तरह का आवश्यकता हुआ हमने फुलफिल करने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। और ये बहुत एक सुखद संयोग है कि पहली बार कोई बड़े जनप्रतिनिधि लालगंज नगर के लोगों के बारे में चिंता रखते हैं। मैं 2002 से नगर पालिका में हूँ, इसके पहले मैं किसी भी बड़े प्रतिनिधि को यहाँ का चिंता करते हुए नहीं देखे। इसलिए आशा और उम्मीद करते हैं उनसे कि आगे सहयोग करके लालगंज को एक नई दिशा देंगे। आपने अभी चर्चा की कि बसंता जहानाबाद बांध पे रोड बनने की, उस बांध पे रोड बनाने की राजनीति वर्षों से होते आ रही है। जो भी कैंडिडेट आते हैं वो यही कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो रोड बनाऊंगा। आप पे भी ऐसा प्रश्न दागा गया था कि आपने भी जीतने से पहले उस रोड को बनवाने की वादा किए थे। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो रोड बनेगा। वहाँ एक समस्या है कि जिस समय हम चेयरमैन थे हमको एनओसी नहीं मिला। मैं चाहा जरूर था कि इसको अपने नगर निकाय से, यदि पूरी तरीके से पक्कीकरण नहीं होता है तो सोलिंग भी जरूर करा लें। लेकिन वो चूंकि दूसरा डिपार्टमेंट है, वो जल संसाधन डिपार्टमेंट का, वहाँ से एनओसी नहीं मिला। लेकिन अभी भी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, अभी तो सरकार बदल गई है। सरकार बदलने के कारण थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। हम लोग लगातार जो है कि जल संसाधन मंत्री विधायक के साथ जो है कि दौरा करते थे माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी के यहाँ, उनके द्वारा आश्वासन मिला था। लेकिन सरकार बदल गई है, देखते हैं इसमें पुनः क्या हो सकता है। फिर भी हम लोग का एक प्रयास है कि उस काम को किसी अन्य मद से भी कम से कम उसको 12 फीट ढला करके दोनों तरफ से साइड सोलिंग करा करके लोगों के लिए सुलभ बनाया जाए। इसके लिए विधायक जी की राशि हो या सांसद महोदय की राशि हो, उसको कराने का प्रयास किया जा रहा है और एनओसी के दिशा में हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं और हम समझते हैं कि इस बार सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। डिपार्टमेंट बहुत बार हम लोग दौरे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में आपकी सारी बात सुनी जाती है, लेकिन जैसे ही फंड रिलीज करने की बात होती है तो डिपार्टमेंट बनाना शुरू करता है। और ये लालगंज का एक बहुत ज्वलंत समस्या है। हर लोग इस समस्या से ग्रसित है, हर लोग इस समस्या से परेशान हुए हैं। कोई बड़ा है तो सौदा करने में भी जितनी परेशानी होती है उसको भी लोग फेस किया है, मार्केट आने जाने में फेस किया हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोग को रहने में भी बहुत परेशानी हुआ है। इसलिए हम इस दिशा में आज भी हम प्रयासरत हैं और निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सफलता मिलेगी। और 2023 से
में एकदम निश्चित वो रोड बनेगा। सर एक चीज बताइएगा कि मेरा जनता तो प्रयास भी है कि 2022 में ही बने। जनता भी यह जानना चाहती है कि सभापति बनने के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, आखिर सभापति का पावर होता क्या है? कौन कहता है कि लाखों करोड़ खर्च होता है? ये ऐसा जनता कहता है, ये तो हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा आरोप शुरू से ही लगाते आया गया है कि जब भी अविश्वास लगता है पार्षदों की खरीद बिक्री की जाती है या चुनाव में भी खर्च की जाती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि सभापति बनने के लिए लोग जी जान लगाते मैं हैं। आपसे पूछता हूँ कि जब पैसे से खरीद होता, तो मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि 30% वोट लेकर के 35% वोट लेके जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो क्या वो लोग नहीं होते हैं जब पैसा है, जब एक पक्ष खर्च कर सकता है दूसरा खर्च नहीं कर सकता है? यही तो कारण जनता बताती है कि अविश्वास का है। अविश्वास का नहीं है, लोगों की भावना का है। बहुत लोगों को बहुत आदमी सूट नहीं करता है, ये भी एक सवाल है। सभापति का पावर क्या होता है? देखिए, लालगंज नगर निकाय, कोई भी नगर निकाय एक ऑटोनोमस संस्था है। यहाँ फुल फ्लेज है, एक समझिए कि छोटा सरकार है, और यहाँ का मुखिया चेयरमैन होता है। उनके बिना रिटेन तौर पे कुछ नहीं होता है। उनके जो वो निर्णय लेते हैं उनके क्रियान्वयन के लिए कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, जेई है, बड़ा बाबू है, सिटी मैनेजर है, मतलब पूरा सिस्टम है, प्यून है, क्लर्क है, जो भी है। इसलिए वो ऑफिस के मुखिया कहलाते हैं और एक गरिमा का पद है। कोई भी व्यक्ति किसी भी नगर का सभापति बने तो एक तरीके से वो उस नगर का प्रथम व्यक्ति होता है। तो ये कहीं ना कहीं से ये पद जो है कि गरिमा का पद है, और इस गरिमा को बचाने के लिए हम दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। कभी भी इस पद के गरिमा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने दिए और आने वाले समय में नहीं होने देंगे। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा लालगंज की बहुत सारी समस्याओं पे डीएम को, एसपी को या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लिखकर आवेदन देते रहते हैं। क्या सभापति चाहे तो रेलवे पे जो रैक पॉइंट होती है, रैक पॉइंट लगवा सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभापति, हम लोग नगर निकाय के प्रतिनिधि हैं। जो हमारा नगर का सीमा है उसके बाहर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि झाड़ू नहीं दे सकते हैं, यहाँ तक कि कुदाल नहीं चला सकते हैं। तो मैं क्यों रैक पॉइंट बनवाने जाऊं? हमारे बड़े प्रतिनिधि का काम है, विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, एमएलसी हैं। हम अपने नगर निकाय के बारे में सोचते हैं। हम लोग अधिकार नगर निकाय तक ही हैं। वैसे लोग जो है कि चाटुकारिता का ये है कि लोगों के बीच में जो है कि हम ये किए वो किए, हम ऐसे लिख दिए। सिर्फ लिखने से यदि होता तो लिखने में क्या जाता है? एक पैड खर्च होगा जो कि हम यदि चेयरमैन बनेंगे तो हमको ऑफिस ही छपवा के देगा। वहाँ टाइपराइटर बैठा हुआ है, हमको सिग्नेचर करने में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। लेकिन ये काम जब बड़े प्रतिनिधि का है कि हाँ लालगंज का स्टेशन का नाम किसके नाम से हो, लालगंज में अनुमंडल बने कि नहीं बने, वो ये बड़े प्रतिनिधि का काम है। लालगंज रैक पॉइंट बने कि नहीं बने, ये बड़े प्रतिनिधि का काम है। हम अपने नगर निकाय की बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं। उससे ज्यादा हम नहीं समझते हैं कि हाँ इससे ज्यादा हम लोग के पास कोई पावर है, कुछ कर सकते हैं। लालगंज विधायक संजय सिंह के आप काफी करीबी माने जाते हैं। लालगंज में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेकंड विधायक आप ही हैं। तो ये बताइए कि इस बार की चुनाव में विधायक की तरफ से क्या मदद आपको मिलेगा? इस बात का मैं बिल्कुल खंडन करता हूं कि सेकंड विधायक, हम विधायक क्यों कहे जाएंगे? हम 2007 से प्रतिनिधि हैं। 2007 में हम जब चुनाव लड़े थे, पहली बार चुनाव लड़े थे तो उपाध्यक्ष बने थे, और 17 में चुनाव लड़े। आपको उनके ज्यादा करीब देखा जाता है, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि विधायक के बहुत खास हैं। उनसे जो काम कोई नहीं करा सकता वो नवीन जी करा देंगे विधायक से। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे करीबी हैं। उनकी भावना को हम समझते हैं, हमारी भावना को वो भी समझते हैं। और हम में एक बुराई कहिए तो या अच्छाई कहिए तो हमने आज तक अभी अपने लिए किसी को कुछ नहीं कहा। हम लालगंज की बेहतरी के लिए कहा, और कोई भी बेहतर आदमी जब लालगंज की बेहतरी की बात होगी तो उसकी बात को नहीं काट सकता है, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो। मैं अपने लिए मांगने जाऊंगा तभी ना खंडन करेंगे। जब लालगंज के लिए सार्वजनिक चीज है तो उनका भी क्षेत्र है, उनका तो और जो है कि मैंने बड़े प्रतिनिधि है उनके छत्र छाया में, तो हम लोगों को पनपना चाहिए, और हमारे लोग तो सुखी होंगे तो और अच्छी बात। तो क्या सर इस इलेक्शन में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको मदद मिलेगा? इस बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उनको मदद किए हुए हैं, इसलिए हम आशा उनसे जरूर रखते हैं कि वो भी हमको मदद करेंगे। हम जनता के सहारे मदद किया, वो भी हमको जनता के सहारे मदद करेंगे। सर आप भी 2.5 वर्ष
सभापति के पद पे रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग सभापति पे बरसों से होते आ रहे हैं और रहते आ रहे हैं। लालगंज की एक मुद्दा मेरे नज़र से सबसे बड़ा है जल निकासी का। इस पे आज तक कोई भी आदमी क्यों नहीं कुछ ठोस कदम उठाए? देखिए 2000 जब हम 7 में उपाध्यक्ष थे उस समय DPR जिस समय बसवरिया बाबा चेयरमैन थे 2002 में, तो उनके कार्यकाल में एक बहुत लंबी राशि का लालगंज में DPR बना था 7 करोड़ रुपए करीब का। तो उसी समय नाला बना था और उसी समय से चर्चा हो रही है कि लालगंज का जो है कि सीवरेज प्लांट के लिए ऐसा कोई DPR बनाया जाए कि शहर के एक सिरा से नाला बने या सीवरेज बने और दूसरे सिरा पर निकासी हो। उस दिशा में हम लोग कुछ काम भी बढ़ाए थे, जो कि लालगंज का एक पानी का निकासी घाघरा नदी में, सपोज करिए जैसे गांधी चौक है, गांधी चौक को सेंटर पॉइंट मानते हैं आप, तो एक निकासी गांधी चौक से घाघरा नहर में जोड़ा जाए और एक निकासी गांधी चौक से उदनिया पीर के पास ले जाया जाए और नदी में जोड़ा जाए। ये हम लोग का प्रोजेक्ट है और देखते हैं आने वाले समय में यदि हमको मौका मिलता है तो इस प्रोजेक्ट को 100% जो है कि पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आप अपने जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने जनता से यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि आप चुनने के लिए आप चुनिए, वैसे लोगों के चुनिए जिनके बारे में आप जानते हो, जो आपके बीच रहते हो। निश्चित रूप से जो लोग आपके बीच रहते हैं आपकी समस्या को जानेंगे, उसके समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे। और आप जिनको जानते हैं उसका मतलब है वो आदमी सही है गलत है, उसके लिए किसी से पूछने का अवसर नहीं मिलेगा। आप खुद निर्णय करिए कि मैं कैसे व्यक्ति को जो है कि मैं इस पद पर पहुंचूं। सर एक बार अपना पुनः परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम नवीन कुमार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, लालगंज नगर परिषद।